नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और अब सवाल यह है कि कौन किस पर भारी पड़ने वाला है, यानी कि किसकी रणनीतियां किस पर भारी पड़ने वाली है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो चुका है हरियाणा के फरीदाबाद में, और सभी नेताओं ने एक सुर में कहा कि चाहे स्थानीय चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, सभी की तैयारियों को लेकर इसमें मंत्रणा, बातचीत, चिंतन मंथन किया जाना है। एक तरफ तो भाजपा की तैयारियां और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्षों की लिस्ट का इंतजार काफी सारे सवाल खड़े करता है कि क्या राजनीतिक दलों में बिगुल फूकने की होड़ में और शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी सबसे अव्वल पर बनी हुई है। कैसे सियासी समीकरण इसके बाद पैदा होंगे, जेजेपी की राह कैसी होगी, इंडियन नेशनल लोकदल के लिए क्या चुनौतियां हैं और आम आदमी पार्टी क्या अपनी सियासी जमीन थोड़ी सी तलाश पाने में कामयाब होगी, काफी सारे सवाल हैं, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप देखिए। फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज पहला दिन रहा, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे। साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, भूपेंद्र सिंह यादव, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, बनवारी लाल, खेल मंत्री संदीप सिंह जैसे तमाम दिग्गज कार्यक्रम में पहुंचे। इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दौरान मिशन 2024 को फतेह करने की रणनीति बनाई जा रही है। बीजेपी के शीर्ष नेता पार्टी में निचले स्तर पर जहां केंद्र और राज्य सरकारों की उपलब्धियों की जानकारी देंगे, वहीं उन्हें इन उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर पहुंचने का रोड मैप भी समझाया जा रहा है। सबसे पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी सीखने की आदत को जारी रखता है। वो लगातार सीखता है, वैचारिक विषयों को ध्यान में रखता है, सैद्धांतिक विषयों पर चलता है और व्यवहारिक विषयों को और सीखते हुए आगे बढ़ता रहता है। सबसे मैं कहूँगा जो प्रमुख इसकी आप जिसको टैगलाइन ले सकते हो, सीखना जारी है। आने वाला 2024 कैसा होगा, जो पूर्व में किसी तरीके की कोई कमियां कोई बात छूट गई है, उसको समायोजित करके 2024 के लिए चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमें दोबारा उस 2024 की तैयारी के लिए यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और एक कहते हैं ना, पूरे आगाज आप देख रहे हैं किस तरीके का, तो अंदाज कैसा होगा इसका रिजल्ट आप जान सकते हैं। 2024 के लक्ष्य को लेकर चलेंगे और पूरे 2024 में आने वाले चुनाव हैं लोकसभा के, उस रणनीति के तहत है। सरकार ने जो कार्य किए हैं, सरकार ने जो बड़े बड़े कार्य किए और सरकार ने कोविड जैसे हालात को जीता है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा, इस पूरी जानकारी विकास के क्षेत्र में हर क्षेत्र को कार्यकर्ता क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, पूरी जानकारी देंगे। और भारतीय जनता पार्टी की विशेषता यही है कि प्रत्येक कार्यकर्ता सेवा भाव से लगा रहता है। जनता की सेवा करना, आम नागरिक की सेवा करना, कुछ इकट्ठे होकर के इसी चिंतन में हम लगे रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सेवा कैसे कर पाए। ये हमारे संगठन की परंपरा है। आप देख रहे होंगे कि चाहे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों नहीं है, चाहे कोई कितने ही बड़े पद पे क्यों नहीं है, सबके सब हम लाइन में लग के अपना अपना जो भी हमें सामग्री है वो हमें मिलती है। और इसके साथ साथ बहुत जबरदस्त उत्साह हमारे सभी कार्यकर्ताओं के अंदर है, जोश है। या एक साल के बाद दूसरे साल हर बार इस प्रकार का प्रशिक्षण होता है। पहले प्रदेश कार्यकारिणी का होता है, उसके बाद जिला का होता है, उसके बाद मंडलों का होता है। तो कार्यकर्ता अपनी विचारधारा से जुड़ा रहे, जिस विचारधारा के साथ वो काम कर रहा है उससे जुड़ा रहे। जो एक लक्ष्य है, एक आत्म मानववाद, मतलब जो अंतिम व्यक्ति है उसके लिए काम करना, तो सारी विचारधारा को, राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेके चले, उसके बारे में सारी बात यहाँ पे रखी जाती है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने भी संबोधित किया। 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में पार्टी के अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़, वर्ग में उपस्थित सभी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के हमारे मंत्रीगण, अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, सांसद, विधायकगण, पार्टी के कार्य समिति के सभी सदस्य वर्गों, भाइयों बहनों, आज ये प्रशिक्षण वर्ग अपना शुरू हो रहा है। सबसे पहले तो मैं प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस प्रशिक्षण वर्ग में
एक सत्र के अंदर वक्ता के नाते इन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी। धन्यवाद इसलिए करता हूं कि कार्यकर्ता लगातार काम करता है, काम करते करते कभी ना कभी कुछ ना कुछ राख चढ़ जाती है। उस राख को हटाने का अगर सबसे उत्तम माध्यम कोई है तो वो एक प्रशिक्षण वर्ग ही होता है। बहरहाल बीजेपी की कोशिश है कि पंचायत चुनाव में शानदार रिजल्ट देने की, ताकि उसे शहरों के साथ साथ गांवों की पार्टी भी कहा जा सके। भाजपा के रणनीतिकारों का पूरा फोकस ग्रामीण वोट बैंक को साधने पर है। इसलिए 15 से 17 जुलाई तक फरीदाबाद के सूरजकुंड में होने वाले 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में इस बात पर ज्यादा फोकस रहेगा कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याण की नीतियों का गांव देहात में ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाए। साथ ही विपक्षी दलों कांग्रेस, आप और इनेलो के राजनीतिक हमलों का जवाब देने की रणनीति भी इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में बनने वाली है। हरियाणा न्यूज के लिए फरीदाबाद से राजेंद्र धैया की रिपोर्ट। चलिए, तो प्रशिक्षण शिविर की आज क्या क्या गतिविधियां रही, किस किस नेता ने क्या क्या बात कही, ये आपने सुनी। और इतना तो स्पष्ट है कि 2024 की तैयारियां जो है वो अभी से भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक शुरू कर चुकी है। और राजनीतिक दलों की क्या तैयारियां हैं, जवाब तलाशेंगे सवालों का। जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है उनका परिचय सबसे पहले आप जान लीजिए। हमारे साथ केवल ढींगरा जी हैं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। ओंकार सिंह जी हैं, आप इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। और वीरेंद्र सिंह चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ होंगे। राजकुमार सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मैं केवल जी शुरुआत आप ही से कर रहा हूं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर जो है आज चालू हो चुका है, वो बूथ स्तर तक अपने संगठन को मजबूत करने की तैयारियां आज से शुरू कर चुके हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्षों की सूची का अभी तक इंतजार है। क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह से मुकाबला होगा? देखिए, 2 साल पहले ही अगर बीजेपी चुनावी मोड में बात करती है तो 8 साल के घोटालों का भी जिक्र करना जरूरी है। जैसे कि प्रदेश के अंदर कर्ज जो ले लिया सरकार ने पिछले 8 साल के अंदर 60-70 हजार करोड़ से बढ़कर कर्ज जो है 3,24,000 करोड़ कर्ज हो चुका, उसकी बात करना भी जरूरी है। क्राइम जो प्रदेश के अंदर 8 साल के अंदर जिस तरीके से बढ़ रहा है, एमएलए तो तक को धमकियां मिल रही हैं, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे वो कांग्रेस के एमएलए हों। जिस तरह से इस सरकार ने पिछले 8 साल में घोटाले किए हैं उसका भी जिक्र करने की बड़ी ज्यादा जरूरत है। और जो सरकार काम की एवज में बात करती थी सिर्फ, और काम कहां किए, पहले जाट आरक्षण वाला मामला आया, नोटबंदी वाला मामला आया, इसी तरीके से राइस घोटाला हो गया प्रदेश के अंदर, बिजली मीटर खरीद का घोटाला हो गया, एक्साइज की शराब लुट गई कोरोना काल के अंदर, इसी तरीके से रजिस्ट्री घोटाला हो गया, इसी तरह से भर्तियों के पेपर लीक हो गए, भर्ती घोटाला हो गया, इसी तरीके से अरावली माइनिंग और अदर माइनिंग के जो घोटाले हुए, जिस तरह से डाडम घोटाला हुआ, इसी तरीके से एचएसएससी चेयरमैन जो थे उसको उनके वहां पे पैसे लेते हुए वो पकड़े गए और उनको सस्पेंड किया और वो जेल में है। तो इस तरीके से एचसीएस भर्ती हुई थी, उससे पहले वो भी घोटाले में आई थी, और जिसमें एडिशनल जज लेवल के लोग जो है वो भी जेल में गए थे। इसी तरीके से पुलिस भर्ती हुई थी, वो भी इसी मामले में फॉर्म जो थे पुलिस के वो भी पेपर लीक हुए और रद्द हो गई भर्ती। इसी तरीके से एक अमृत योजना इन्होंने करी जिसके अंदर इतना बड़ा मामला हुआ, पैसों का लेन देन, और कई करोड़ रुपए पता नहीं कहां चले गए। इतने करोड़ों 350 करोड़ जो थे अमाउंट, उसके 3 साल में आए और कहां गए ये अभी तक पता नहीं चल पाया। उसकी भी एक सीबीआई की जांच कम से कम होनी चाहिए कि वो पैसा कहां गया प्रदेश का। इसी तरीके से जो आज की डेट में 3,24,000 करोड़ हमारा जो कर्ज हो गया, वो क्यों कर्ज होया, उसके पीछे जो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना। 70,000 करोड़ से लेके और 3,24,000 करोड़ की बीच की अमाउंट जो है वो कहां गई, उसके बीच में कोई भी काम नहीं हुआ। अगर काम हुआ होता तो कोई जमीन ली जाती, कोई जमीन का कोई सौदा होता, कोई जमीन एक्वायर की होती, किसी के ऊपर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना होता,
तो मानना पैसा खर्च हुआ, कोई बिजली का प्लांट लगा होता मानना पैसा लगा, कोई आईआईटी या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुला होता उस पे लगता कि पैसा लगा, कोई हॉस्पिटल या कोई बड़ा कोई ऐसी चीज यूनिवर्सिटीज बनी होती तो लगता है पैसा खर्च हुआ। ये पैसे कहां गए हमारे प्रदेश के? जो इतने लोगों की टैक्स की गाड़ी कमाई थी वो पैसा कहां चला गया? इन 8 सालों के ऊपर पूरा जिक्र जरूर करना पड़ेगा। केवल जी, आपने बहुत लंबे समय में अपनी बात रखी, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मैंने सवाल क्या किया था सर आपसे? जी, आपने मुझसे कहा था कि जो सरकार इस मोड पे आ गई, चुनावी मोड पर, उसके लिए आपकी क्या सिस्टम है? मैंने ये पहले बताया कि इनका ये सिस्टम है 8 साल के। मैंने आपका सिस्टम पूछा ना सर, मैंने ये पूछा था कि कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्षों की लिस्ट अभी तक नहीं आई है। मेरे आपके संगठन के सवाल में पूछ रहा था, आपने उनकी खामियां गिनवाई। अच्छा, वो लिस्ट, हाँ, लिस्ट हमारी, सुनिए लिस्ट की बात बीच में से रह गई होगी। मैं लिस्ट आपको बता रहा हूं, हमारे इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है और वो लिस्ट भी आपको जल्दी मिल जाएगी और आपको हमारे जिलाध्यक्ष भी, ब्लॉक अध्यक्ष भी और सभी लोग जो हैं करीबन इसी साल के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक मिल जाएंगे, क्योंकि हमारी वो जो प्रोसेस है वो मधुसूदन मिस्त्री जो है हमारे दिल्ली के, वो सारा प्रोसेस देख रहे हैं। एआईसीसी से सारा कनेक्शन है और वो हमारा सारा सिस्टम जो है, इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है। तो करीबन अगस्त सितंबर के बीच में अराउंड हमारी जो लिस्टें हैं सारे प्रदेश अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष जो है वो लग जाएंगे। मतलब काम चल रहा है पार्टी के अंदर भी संगठन को मजबूत करने का, मैं इतना समझूं? जी, जिलाध्यक्ष भी, ब्लॉक अध्यक्ष भी और सारे जो वो है पूरा काम चल रहा है। ये आपको जल्दी ही सारी लिस्टें भी पता लग जाएंगी और सभी जिलाध्यक्ष जो है इसी 3 महीने के अंदर आपको सारी लिस्टें दिख जाएंगी। ठीक है ओंकार सिंह जी, यही सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। निकाय चुनाव के जो परिणाम आए, निश्चित तौर पर उससे थोड़ा सा मॉरल अप हुआ होगा, लेकिन क्या जो मजबूती कभी इंडियन नेशनल लोकदल की ग्राउंड पर हुआ करती थी, आज की तारीख में क्या इंडियन नेशनल लोकदल अपने आप को वहीं पर खड़ा पाती है या उन पायदान से थोड़ा सा नीचे देखती है? अगर नीचे देखती है तो किस तरीके से तैयारी संगठन को जोड़ने की करेंगे, क्योंकि बीते कुछ सालों के अंदर नुकसान पार्टी को काफी ज्यादा हुआ है। ओंकार जी। केशव जी, मेरी आवाज आ रही है? एकदम सुन पा रहे हैं सर आपको। लोकदल, जिसको आमतौर पर गांव की पार्टी कहा जाता था, इस स्थानीय निकाय चुनाव में हमारा वोट प्रतिशत, जो हमारे एमसी चेयरमैन जीते हैं और जिनको हमने समर्थन दिया था, 15.9% वोट शेयर आया हमारा। ये बहुत बड़ी बात है। गांव की पार्टी कहने वाले ने अगर शहर में इतना वोट प्रतिशत लिया है, ये मानता हूँ, आपका कहना ठीक है कि इनेलो को बहुत भारी नुकसान हुआ था, बहुत बड़ा झटका लगा था इनेलो को, लेकिन इनेलो बहुत मजबूती से आगे आई है। गांव में हम पहले ही मजबूत थे, लेकिन अब फिर गांव में हम अपने गांव की ओर जाने का अभियान शुरू हो चुका है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने 10 तारीख से प्रत्येक जिले की मीटिंगें लेनी शुरू कर दी हैं और इस बार जो फतेहाबाद में हमारी 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल जी के सम्मान दिवस पर रैली होगी, वो रैली स्पष्ट कर देगी कि आने वाले समय में 2024 में हरियाणा की किसकी सरकार बनने जा रही है। और केशव जी, मैं बताना चाहूंगा, बीजेपी और जेजेपी जो अपनी पिछले 8 साल की उपलब्धियां गिनाते हैं, तो लोग इनको इनकी उपलब्धियों के एवज में इनकी कमियां गिना देते हैं। स्थानीय निकाय से लेकर ग्रामीण पंचायत तक, तहसील से लेकर बिजली बोर्ड तक जितनी कमियां बीजेपी की हैं, किसी और पार्टी की आज तक हुई नहीं। मेरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि इन्होंने कर्ज कहां किया। मैं बताता हूं इन्होंने कर्ज कहां किया। इन्होंने 70,000 करोड़ से 3,24,000 करोड़ तक जो प्रदेश का कर्ज बनाया, 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए इन्होंने सिर्फ वेस्टेज किया धन की। मैं अंबाला छावनी में बताऊंगा, एक स्टेडियम बना 116 करोड़ में अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, जिसकी इनिशियल लागत 40 करोड़ रुपए आंकी गई थी। ये सिर्फ और सिर्फ घोटाले निकलेंगे। आप एक बार परतें खुल जाने दीजिए, इनको सत्ता से हट लेने दीजिए, एक से एक बड़े घोटाले आएंगे। चलिए, हम दूसरी पार्टी की बात नहीं करते, हम अपनी पार्टी, हमारी पार्टी पर प्रत्येक कार्यकर्ता, मैं मानता हूं हमारे कार्यकर्ता काफी टूट गए थे, लेकिन जो पोजीशन अब जेजेपी और बीजेपी की है, जैसे इन्होंने 3 कृषि बिल में जनता को परेशान किया, कृषकों को, किसानों को परेशान किया, उस हिसाब से जब से जनता, ये सरकार आज से बीजेपी सरकार 8 सालों से, इन्होंने देश व प्रदेश को प्रयोगशाला बना दिया है और जनता को प्रयोग की वस्तु। ये कि आप सोचिए, पहले नोटबंदी लागू की, जनता पर प्रयोग किया, फिर इन्होंने
जीएसटी लागू किया, व्यापारियों पर प्रयोग किया। फिर उन्होंने कोरोना में ताली और थाली बजवाई, लाइटें बंद करवा के हमारे से मोमबत्तियां जलवा दी, यह जनता पर प्रयोग था। उसके बाद 3 कृषि बिल लेके आ गए, वो कृषकों किसानों पर प्रयोग था। अब अग्निपथ परियोजना लेके आ गए, ये हमारे जवानों पर प्रयोग है। ये एक प्रयोग करने वाली पार्टी बन चुकी है, ये जुमलेबाजों की सरकार है। जनता ये पहचान चुकी है, समय बताएगा कौन किसको वोट देगा, लेकिन हम मानते हैं कि इनेलो एक बहुत बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई। ठीक है, मैं चौहान साहब के पास आता हूं। चौहान साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, थोड़ा सा देरी से हैं। चौहान साहब बहुत स्वागत है आपका। फिर मैं राजकुमार जी के पास आऊंगा, राजकुमार जी भी कनेक्टेड हो चुके हैं। बहुत स्वागत है राजकुमार जी आपका भी। चौहान साहब, तमाम सवालों को आपने सुना, कमोबेश यही सवाल ढींगरा साहब के भी थे। इन सवालों में एक सवाल मैं अपना भी जोड़ देता हूं कि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन लोग इस बात की चुटकी भी लेते हैं कि खरगोश और कछुए की दौड़ में खरगोश भले ही पहले दौड़ जाए, लेकिन सुनिश्चितता इस बात की नहीं होती कि वो जीतेगा। तो तैयारियां पहले से शुरू करने का मतलब क्या जीत की तरफ आगे बढ़ना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का ही नहीं, देश का ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक दल है, आप ये जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, उसको तैयारी कभी शुरू करने की जरूरत नहीं होती। हम हमेशा अपने संगठन, अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं को चुनाव के लिए तैयार रखते हैं। हम हमेशा तैयार रहते हैं, और पंचायत का चुनाव हो, पालिका परिषद का चुनाव हो, अथवा विधानसभा, लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव, हम बहुत व्यवस्थित तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी निरंतरता में करते हैं। इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो ऐसा कहना शायद सटीक नहीं होगा कि हमने सबसे पहले तैयारी शुरू कर ली। हम सबसे पहले तैयार हैं, ऑलरेडी तैयार हैं, और अपनी तैयारी को लगातार उसका नवीनीकरण करते रहते हैं, अपनी मशीनरी का परीक्षण करते रहते हैं, उसको तरोताजा करते रहते हैं। हमारे विरोधी, चाहे ढींगड़ा जी हों, चाहे हमारे सिंह साहब हों, इन्होंने लगातार एक नहीं दर्जनों चुनाव हारे हैं। इन्होंने जो जुमले हमारे खिलाफ अभी आपकी डिबेट में थोड़ी देर पहले, मेरे आने से पहले मैंने सुने भी नहीं होंगे, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जो जुमले इन्होंने आज मेरी अनुपस्थिति में हमारे विरुद्ध बोले हैं, ये जुमले इन्होंने हर चुनाव में बोले हैं पिछले कुछ वर्षों के दौरान। और कमोबेश के इन जुमलों को देश भर में, कुछ एक बीच में नहीं बोलना भाई, बीच में नहीं, इनके जुमलों को जनता ने, मतदाता ने नकारा है। आ रहा हूं अभी तो पहला कमेंट ले रहा हूं। डिबेट पर तो मैं आऊंगा, अभी काउंटर करने का भी मौका दूंगा। ओंकार जी आऊंगा मैं, अभी तो पहला कमेंट ले रहा हूं सभी से। केशव, मैं केवल इतनी, मैं बहुत विनम्रता से ये बात कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति, अपने कार्यक्रमों, अपनी उपलब्धियों के दम पर सत्ता में आती है, और सत्ता में बरसों तक बारंबार कई राज्यों में हम रिपीट हुए हैं। किसान आंदोलन का बार बार हमारे इनेलो के प्रवक्ता और दूसरे मित्र जिक्र करते हैं। उस किसान आंदोलन के बाद राज्यों के चुनाव हुए, 5 राज्य चुनाव में गए, 5 में से 4 में हम जीत कर आए, और कांग्रेस जो यहां चिल्ला रही है, इनेलो वाले इनके मित्र हैं वहां, लोकदली, अकाली, और वहां पर जो किसान आंदोलन करने वाले मोर्चे थे, ये सब चुनाव में गए ना किसानों का नाम लेकर, कानूनों के खिलाफ बोलते हुए गए। इन सबको नकारा गया। पूछिए तो सही, गुरनाम सिंह चढ़ुन्नी से लेकर के और दूसरे किसान, कथित किसानों के नेता, अगर वो इतने पॉपुलर होते, इतने लोकप्रिय होते, कांग्रेस इतनी लोकप्रिय होती, अकाली जिन्होंने सरकार छोड़ी वो इतने लोकप्रिय होते, तो पंजाब में ये जीत कर आते, और उत्तर प्रदेश में किसान नहीं रहते क्या? देश के अन्य राज्यों में जहां जहां चुनाव होकर के हम जीत करके आए, उत्तराखंड में जीत करके आए, वहां किसान नहीं रहते क्या? अग्निवीर के बारे में सुन लो मेरे वीर, अग्निवीर योजना, केशव इन्होंने क्योंकि नाम लेकर के बोला, मैं दोहराना चाहता हूं, अग्निवीर योजना का नाम ले लो, किसानों के कानूनों का नाम ले लो,
जो मर्जी जुमले उछाल लो, जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, क्योंकि उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। मनोहर जी की अगुवाई में हरियाणा आगे बढ़ रहा है। और जो हमारे सामने डींगे हाँक रहे हैं ना, यहाँ ये कर देंगे वो कर देंगे, वो ना 3 में ना 13 में। सरदार जी की पार्टी का तो एक विधायक है, कहीं तो किसी ने कहा ही नहीं। कांग्रेस कभी इनके भी 2 विधायक थे, कैंडिडेट नहीं जिता पाती, इनके भी 2 विधायक थे, याद करा दीजिए इनको। कैंडिडेट नहीं जिता पाती एमएलए होने के बाद। इनके भी 2 विधायक थे, किसी पूरे एमएलए थे कांग्रेस के पास। वो वापिस आने वाला जमाना तुम्हारा, गुजरात जमाना तुम्हारा वापिस आने वाला। के जो विधायक थे आपके पास विधायक थे, एक सीट राज्यसभा की हरियाणा में जिता नहीं पाए। गांव में संगठन नहीं इनके पल्ले, विधानसभा का संगठन नहीं, जिले का नहीं, प्रांत का नहीं। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे जिसके पास संगठन है, कार्यकर्ता है, नेता है, कार्यक्रम है और पन्ना प्रमुख तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है हरियाणा में। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा डिबेट पर ना, मैं डिबेट पर भी आऊंगा। एक कमेंट ले रहा हूं सबसे पहले। ठीक है, मैं आऊंगा डिबेट पर भी। मैं राजकुमार जी के पास आ रहा हूं। राजकुमार जी, किस तरह से देखते हैं ठीक है सर, ठीक है सर, जो इस तरह के ओंकार जी निजी कमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। रावण उनको कहते हैं जो अपने प्रदेश का बुरा चाहें। ठीक है, लोग अपने प्रदेश का बुरा चाहने वालों में है। प्रदेश के लोगों को गुंडागर्दी से सताने वाला दल रावण का प्रतीक हो सकता है। ठीक है सर, मैं राजकुमार जी के पास आ रहा हूँ। राजकुमार जी, राम वाले हैं। राजकुमार जी, अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष, सेतु वाले हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष, अरे ठीक है ओंकार जी, ठीक है, मैं आऊंगा, आ रहा हूँ। अभी तो डिबेट की शुरुआत करिए। जनता ने बता रखा है ना, हैसियत दिखा रखी है आपको जनता ने, फिर भी डींगे हाँकने आ जाते हो। आईना देख लिया करो, दिल पर हाथ रख के बोल लिया करो क्या बोलते हो। जनता ने 2024 में लग रहा है कि 2 पार्टियां रह जाएंगी, ठिकाने नहीं आई, 2 सीटें रह जाएंगी, 2। जनता ने ठिकाने लगाया हुआ जिन लोगों को, वो इतराते हैं टेलीविजन चैनल पर बैठकर। कोई बात अपने नहीं, भीतर तो निश्चिंत झांक लो, घर तो संभाल लो। संभला हुआ, आप अपनी चिंता कीजिए। ठीक है, मैं राजकुमार जी के पास अब आता हूं। राजकुमार जी, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की दलीलें को अगर समझा जाए तो जिस तरह से विपक्ष हर समय मुद्दे उठाता है, सरकार की विफलताओं को गिनवाने की कोशिश करता है, लेकिन इलेक्शन पॉलिटिक्स के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर जो जनता का जनमत है वही रिपोर्ट कार्ड है। तो अगर चौहान साहब की बात को सच यहां पर मान लिया जाए कि जो भी मुद्दे गिनवाए हैं उसके बाद चुनाव जब हुए तो 5 में से 4 राज्यसभा विधानसभा सीटों के ऊपर भाजपा जीत करके आई है। उपचुनावों के अंदर लोकसभा में भी भाजपा को जीत मिली है और निकाय चुनावों में भी अलग अलग राजनीतिक दलों ने भले ही बेहतर किया हो, लेकिन नंबर 1 पर तो बीजेपी यहां पर है। तो किसकी दलील को यहां पर ठीक माना जाए राजकुमार जी? देखिए किशोर जी, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। हम और आप डिबेट कर सकते हैं, खामियां गिना सकते हैं, लेकिन अंततः फैसला होगा जनता का होगा और वही मायने रखता है। तो ये मान लेना चाहिए, अगर हम जनतंत्र में विश्वास रखते हैं, कारण उसके जो भी गिनाई जाए, कि अगर भाजपा को चुनाव सफलता मिल रही है, जनता का समर्थन मिल रहा है, तो मान लीजिए कि जनता का जनादेश है, जनता का उसमें विश्वास बना हुआ है। अब बात आती है 2024 की तैयारियों को लेकर के या फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर को लेकर के, तो ये बात मान लेनी चाहिए, जैसा कि भाजपा के प्रवक्ता कह भी रहे थे, कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। कहना शायद ज्यादा सही होगा। और एक उदाहरण बहुत ताजा उसका ले लें, अभी इस साल के शुरू में जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिनमें से 4 में बीजेपी को जीत भी मिली, जिस दिन नतीजे आए उसके अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में थे, जहां इस साल के आखिर में चुनाव हुए। तो एक ये राजनीतिक शैली और संस्कृति का फर्क है। आप 2014 के बाद देखें, भारतीय जनता पार्टी के उभार के बाद, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के नए अवतार के बाद, राजनीति का मुहावरा, राजनीति का चाल, राजनीति का चरित्र सब बदला है। बाकी दलों की समस्या ये है कि वो अभी तक जो परंपरागत तरीका था राजनीति करने का, कि महीने में बैठक हो जाएगी, 15 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, रोज एक बयान जारी कर लेंगे, उससे आगे नहीं निकल पाए हैं। कुछ क्षेत्रीय दल निकले हैं तो वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं अपने राज्यों। अब आपने कहा कि संगठन की बात करें, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, हमें मानना चाहिए कि आपका जिससे राजनीतिक विरोध भी हो, वैचारिक विरोध भी हो, अगर उसके अंदर कुछ अच्छाइयां हैं तो उसको
मानने में और उसको सीखने में या अपनाने में कोई बुराई नहीं है। एक तरफ भाजपा है जिसका संगठन राष्ट्रीय स्तर से लेकर बूथ स्तर तक है। अभी वीरेंद्र चौहान बता रहे थे 15 प्रमुख तक है, अगर उसको भी शामिल कर ले, जो एक न्यूनतम इकाई हो सकती है संगठन की, वहां तक है। दूसरी तरफ हरियाणा में अगर बात करें प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस की, तो उनके पास पिछले 8-9 साल से संगठन ही नहीं है। तो आप कोई तैयारी भी करेंगे, चाहे वो जन आंदोलन की तैयारी हो, चाहे चुनाव की तैयारी हो, तब करेंगे जब आपके पास कोई संगठनात्मक ढांचा होगा। कांग्रेस को बात माननी चाहिए कि 2014 के बाद लगातार उसके प्रदर्शन में जो गिरावट आई है, या उसके पहले के भी कुछ सालों में, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि उसके पास संगठनात्मक ढांचा नहीं है और उसके कारण उसके अंदर मौजूद है, उसके लिए वो दूसरों को दोष नहीं देता। राजकुमार जी, जो विपक्षी दल हैं, चाहे किसान आंदोलन का समय हो या फिर अभी अग्निपथ योजना की हम बात कर लें, अगर वोटर की सत्ता पक्ष के साथ नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी है, तो ये कोई गारंटी थोड़ी ना कि विपक्ष को ही उसका बेनिफिट मिलेगा। अब किसान आंदोलन का मुद्दा विपक्ष ने भुनाया, लेकिन पंजाब के अंदर क्या सितम हुआ सभी ने देखा, बाकी राज्यों के अंदर क्या सितम हुआ सभी ने देखा। तो राजनीतिक दल, चाहे केवल जी की बात हो, चाहे ओंकार जी की बात हो, अलग अलग राजनीतिक दल हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, उसको गलत नहीं कहा जा रहा है, लेकिन क्या केवल डिपेंडेंसी इसी चीज के ऊपर बन गई है कि इस तरह के जो आंदोलन है उन्हीं का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि विरोध किया जाता है, मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन वोट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाते वो चीजें। राजकुमार जी, देखिए, अपोजिशन की समस्या यह है कि अतीत में यह होता रहा कि जब केंद्र में, राज्य में किसी सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी भावना बनी, तो उसका स्वाभाविक लाभ जो विपक्षों बड़ा दल था उसको मिल गया। लेकिन 2014 के बाद स्थिति यह है कि भाजपा तो बहुत ताकतवर हो गई, 282 सीटें आई, अब 303 सीटें आ गई, और विपक्ष के नाम पर कोई एक ऐसा दल नहीं है जो उसके आसपास भी हो। मतलब 1 से 10 तक भाजपा गिन लीजिए, उसके बाद नंबर आता है। सबसे बड़ा दल कौन है? कांग्रेस है, 52-53 सीटें हैं, बीजेपी की 300 से ऊपर सीटें हैं। तो आपको सत्ता पक्ष की अलोकप्रियता का या सत्ता विरोधी भावना का लाभ तब मिलेगा जब जनता को आप में कोई ताकतवर विकल्प नजर आएगा। अगर आप में कोई ताकतवर विकल्प नहीं है, यह मान लेना चाहिए भाजपा की अपनी ताकत अपनी जगह है, लेकिन उसकी बढ़ती हुई ताकत का एक बड़ा कारण यह भी है कि अपोजिशन लगातार कमजोर होता गया। तो आप इस उम्मीद में बैठे रहें कि लोग भाजपा से नाराज होंगे, चाहे किसान आंदोलन के कृषि कानून का सवाल हो या अग्निपथ का सवाल हो, कोई भी सवाल हो, तो आप में तो विश्वास नहीं जनता का ना, आप तो विश्वास नहीं जीत पाए, आप ये भरोसा नहीं दिला पाए कि आप भाजपा से बेहतर साबित हो सकते हैं। तो आज भी लोगों को लगता है कि असहमति के बावजूद भाजपा शायद सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध विकल्प है सत्ता के लिए, और ये कहीं ना कहीं अपोजिशन की सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसको जब तक नहीं स्वीकारेंगे। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जिन राज्यों में लोगों को विकल्प नजर आया, वहां उन्होंने भाजपा से इतर भी राजनीतिक दलों को चुना है। चाहे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हो, तेलंगाना में टीआरएस हो, आंध्र में वाईएसआर कांग्रेस हो, पंजाब में आम आदमी पार्टी हो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो। तो विपक्ष को विश्वास जगाना होगा जनता के बीच में, वो बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, केवल जी के पास आता हूं। केवल जी, रखिए अपनी बात। देखिए, सारे देश के अंदर कॉम्युनल सिस्टम भड़काकर बीजेपी ने वोट तो ले लिया। 2014 के अंदर तो इन्होंने अच्छे दिनों के वायदे किए थे। राजकुमार सिंह जी ने ये नहीं बताया कि अच्छे दिनों के वायदे क्या पूरे हो गए पूरे देश में, नहीं हुए। लेकिन दूसरी बात, 2019 के अंदर कॉम्युनल मुद्दे भड़काकर, आपस में भाईचारा बिगाड़कर, राष्ट्रवाद की भावना दिखाकर इन्होंने सत्ता बनाने का काम किया बीजेपी ने। और दूसरी बात ये थी, केवल जी, ये कैसी दलीलें हैं? मतलब क्या भारत के वोटर को पागल समझा जाता है? भारत का वोटर आप पागल है, वो भड़काई में आ जाएगा। केशव जी, 1 मिनट मेरी बात। नहीं, बात मैं पूरी सुनूंगा सर, आपकी आधी क्या पूरी बात सुनूंगा, लेकिन थोड़ा लॉजिकल तो हो। मतलब वोटर को सभी राजनीतिक दल पागल मानते हैं कि जिन्हें जैसा बहका दिया वो वैसा हो जाएगा। केशव जी, 1 सेकंड, आप बाद में ये राजनीतिक विशेषज्ञ क्यों उठाए राजकुमार जी? वो उनसे पूछेगा ना आप सवाल, मेरी बात तो पूरी होने दे। नहीं, आप ही से सवाल कर रहा हूं, आप ही की बात में से सवाल निकल कर आया केवल भाई। इसी का 1 मिनट ऐसे ही ना ले जवाब, आप मेरी पूरी बात होने दे, उसके बाद लीजिए ना जवाब। आप सुनिए मेरी पूरी बात। सारे देश के अंदर 2014 में पहले तो अच्छे दिनों के वायदे किए थे, वो हमारे देश में आए नहीं।
अब उसके बाद 2019 में इन्होंने राष्ट्रवाद और कम्युनल भिड़ाकर आपस में सारी कम्युनिटीज को भिड़ाया 5 साल। हरियाणा के अंदर जाट वर्सेस नॉन जाट किसने किया? बीजेपी ने किया। मराठा वर्सेस नॉन मराठा वहां किसने किया? पटेल वर्सेस नॉन पटेल किसने किया? हिंदू वर्सेस मुस्लिम किसने किया? पंजाब के अंदर सिख वर्सेस नॉन सिख कैसे किसने किया? ये सारे मुद्दे बीजेपी ने भड़काए। फिर उसके बाद राष्ट्रवाद, आज तक पुलवामा में जो इतने बड़ा बारूद का सिस्टम गया था उसकी कोई जांच नहीं हुई, और इतने हमारे देश के फौजी मरे, उसके बाद भी कोई जांच नहीं हुई, और उस जांच के बीच में राष्ट्रवाद की भावना करी और उसके बाद वोट ली। ये तो सिस्टम इन्होंने किया। और दूसरी बात अब बताता हूं, अब बात करें हम हरियाणा की। हरियाणा के अंदर बीजेपी के 2 उपचुनाव हमारे हरियाणा के अंदर हुए, और दोनों उपचुनाव में बीजेपी पूरी तरह से हारी, चाहे वो सोनीपत के अंदर हुआ, चाहे वो सिरसा के अंदर हुआ। दोनों चुनाव बीजेपी हारी। आप कैसे कह सकते हैं कि हरियाणा के अंदर ऐसे चुनाव में बीजेपी जीत रही है? अभी हमारे नगर पालिका के चुनाव हुए, 888 नगर पालिकाओं में से 825 जो है वो इंडिपेंडेंट जीत रहे हैं, और बीजेपी अपने सिंबल पे लड़ रही है। दूसरी पार्टियां सारी सिंबल पे लड़ रही है, सिर्फ कांग्रेस को छोड़कर। 825 नगर पालिकाएं अगर 888 में से बीजेपी हारती है तो इसका मतलब बीजेपी हार रही थी हरियाणा के अंदर, और उसके अंदर कितनी वोट पड़ी, कितनी वोट परसेंटेज थी, वो चेक करने की बात है। दूसरी बात, किसानों के साथ जो इन्होंने धोखा किया इस सरकार ने, वो आप 3 काले कानून बनाए फिर वापिस लिए। क्यों लिए वापिस भाई? जब आपने कानून बनाए थे तो उस पर अड़े रहते। 750 किसान शहादत देने के बाद जब उन कानूनों को वापिस लेते हैं, इसका मतलब आप किसानों के साथ धोखा कर रहे थे, इसलिए फिर वापिस केवल जी। और अभी जो वर्ड एग्जाम्प्ट कर रहे हैं लोकसभा के अंदर, उनमें वही वर्ड है जो इनको बीजेपी को लोग लेते हैं। उन वर्डों को आप क्यों एग्जाम्प्ट कर रहे हो? क्योंकि आप लोग समझ गए हो, डर गए हो कि हमें कोई भी आदमी किसी तरीके से कोई बात न कर। केवल जी, ठीक है, आपने हरियाणा का मुझे उदाहरण दिया कि गोहाना के अंदर अगर भाजपा हारती है और एलनाबाद के अंदर अगर भाजपा हारती है तो इसका मतलब लोगों की नाराजगी भाजपा से है। आपने ऐसा कहा? जी। हाँ, तो जब 4 हाँ ठीक है, नहीं मैं एग्री कर रहा हूं, मैं आप ही की बात रख रहा हूं, मैं आप ही का सवाल ले रहा हूं। तो जब 4 राज्यों के अंदर भाजपा जीतती है तो इसका मतलब किसान आंदोलन के मुद्दे पर भाजपा को पास भी तो कर दिया लोगों ने। नहीं, मैं देश के मुद्दे की मैं बात दूसरी कर रहा हूं। मैंने आपको बताया, आपने किसान आंदोलन का जिक्र किया इसलिए मैं सवाल कर रहा हूं। धर्मों में सब लोगों को बांट रखा है। वो चलिए, मैंने यहां आपकी बात को मान लिया केवल जी, मैंने आपकी बात को मान लिया, मैंने आपकी बात को मान लिया। जाट वर्सेस नॉन जाट, पटेल वर्सेस नॉन पटेल, अब मराठा वर्सेस नॉन मराठा, सिख वर्सेस नॉन सिख आपने किया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया उन बात को भी। लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या भारत के 2019 में हुआ, भारत के वोटर को क्या सभी राजनीतिक दल पागल समझते हैं? मतलब भारत का वोटर अपनी कोई समझ नहीं रखता है, वो बस जाता है नींद में और जाकर बटन दबाकर आ जाता है। आप धार्मिक, सुनिए केशव जी, आप धार्मिक भावनाओं में लेके आइए देश को और आपस में आधी आधी वोट बांटिए, और उसके बाद जो दूसरे आधे दल हैं उनको आप डिवाइड कर दीजिए। जिस तरह से ओवैसी फिर भी सरकार भाजपा बना जाती है। दूसरे छोटे-छोटे दल बिठा अरे भाई, आप राष्ट्रवाद का, अब मैं 19 के ऊपर नहीं जा रहा, मैं 19 के ऊपर नहीं जा रहा, मैं हरियाणा की परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। लेकिन आप भाजपा के राष्ट्रवाद को मुद्दा बना रहे हैं, तो उसकी शुरुआत तो राहुल गांधी ने की थी, राफेल के मुद्दे को उठा करके। केवल जी, आपको इस कड़वी सच्चाई को समझना पड़ेगा कि देश को किन भावनात्मक मुद्दों की जरूरत है। विपक्ष उस बात को नहीं पहचान पा रहा है जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी बार बार उठा रही है। और जब ये बात कोई भी पत्रकार या राजनीतिक विश्लेषक कहता है तो आपको लगता है कि वो भाजपा की भाषा बोल रहा है। ये कड़वी सच्चाई है, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ये बात। सर नहीं केशव जी, मैंने किसी को कोई गलत बात नहीं की, मैंने किसी पत्रकार के अगेंस्ट आ रहा हूं। सर मैं आपके पास आऊंगा चौहान साहब, आप ही से सवाल है सारे। देश के अंदर क्या एजेंडा है, देश के अंदर क्या आता हूं मैं, ओंकार जी। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो एजेंडा था, चलिए ठीक है, आपके सवाल नोट डाउन कर दिए चौहान साहब ने, वो जवाब देंगे उनके। अब मैं ओंकार जी के सवाल भी नहीं लेता हूं साथ साथ। ठीक है, ओंकार जी रखिए अपनी बात।
जैसे मैं राजकुमार जी की एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जनता को जब तक कोई विकल्प नजर नहीं आएगा, बीजेपी में 1000 कमियां होंगी तो भी जनता इनको वोट डाल देगी। मैं मानता हूँ इस बात को, क्योंकि विकल्प शो हो नहीं पाया। लेकिन आज हरियाणा की जो परिस्थिति है, बीजेपी ने 2 उपचुनाव हारे हैं और इन दोनों उपचुनाव में इनेलो, जिसका मात्र 1.5% वोट परसेंट रह गया था, वो शहरी क्षेत्र में 15.9% अगर वोट लेती है, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ा इजाफा होने जा रहा है। मैं मानता हूं जब तक हम जनता को अपना विकल्प के रूप में पेश नहीं कर पाएंगे, तब तक सत्ता से बहुत दूर रहेंगे। ये राजकुमार जी ने सही बोला, इनमें 1000 कमियां हैं, 1000 दोष हैं इनमें, लेकिन उसके बावजूद अगर ये आ रहे हैं तो जनता को विकल्प नहीं नजर आ रहा। लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला जिस तरह से सड़क से लेकर विधानसभा तक अकेले विधायक होते हुए जनता के प्रत्येक मुद्दे पर प्रमुख होकर आए, किसान आंदोलन में 4216 एमएलए पूरे भारत में, उनमें से एक ने सिर्फ इस्तीफा दिया चौधरी अभय सिंह चौटाला ने, और अपनी सीट दोबारा जीत कर आए। अगर बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस, इनमें से किसी भी एमएलए में इतनी ताकत है कि वो अपनी सीट छोड़कर दोबारा जीत कर आ जाए, तो मैं उसके आगे नतमस्तक हो जाऊंगा। आप मैं बताना चाहता हूँ, हमें अपने संगठन की बात करनी चाहिए। चुनाव हमने लड़ना है, दूसरी पार्टी को तभी हरा पाएंगे अगर संगठन हमारा मजबूत होगा। इनेलो शुरू से संगठनात्मक दृष्टि से बहुत मजबूत पार्टी मानी जाती है। 2019 की परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई, हमारा संगठन कुछ टूट गया, लेकिन इन 3 सालों में हमने अपने आप को एक धागा जैसे सुई धागे की तरफ पिरोता है, वैसे हमने पिरोया दोबारा से संगठन को, और जनता के सामने एक मजबूत विकल्प की तरह हम आ रहे हैं। आज बीजेपी में इतनी कमी है, आप नगर परिषद में चले जाइए, तहसील में चले जाइए, टैक्स व्यवस्था ले लीजिए, आधार कार्ड ठीक कराना ले लीजिए, एनडीसी ले लीजिए, म्यूटेशन ले लीजिए, रजिस्ट्री प्रक्रिया तो ऐसी बना दी जैसे परमाणु बम का फार्मूला बना दिया हो। इन सारी चीजों के बावजूद अगर बीजेपी के सामने हम विकल्प बनकर आते हैं, जनता एक विकल्प के नाते हमारे को मंजूर करती है, तो ही बीजेपी को हरा पाएंगे। बात बिल्कुल राजकुमार जी की सच है। और मैं एक चीज कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, ये बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो नोटबंदी लेके आई, अर्थशास्त्री को नहीं समझा पाई, जो नोटबंदी लेके अर्थशास्त्री को नहीं समझा पाई, जीएसटी लेके आई, व्यापारियों को नहीं समझा पाई, लॉकडाउन लेके आई, चिकित्सकों को नहीं समझा पाई, कृषि बिल लेके आई, किसानों को नहीं समझा पाई, और अब अग्निपथ योजना लेके आए हैं, युवाओं को समझा पाई। ये सिर्फ और सिर्फ उन्माद पैदा करके और जनता को बरगला कर वोट लेते तो बात पक्की है, लेकिन जनता के सामने एक मजबूत विपक्ष बनकर, एक मजबूत विकल्प बनकर आने की जरूरत है, ताकि जनता ये विकल्प देश में आ सकता है। संगठन को लेकर जो कमियां थी आपने उन्हें स्वीकार किया, और आपने ये भी कहा कि हम अगली दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उसको हम बढ़ाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है, एक परिपक्वता के नाते आपने बात कही। एक सवाल मैं और साथ साथ जोड़ देता हूं सर, हरियाणा का वोटर बड़ा भावुक सा वोटर होता है, अगर छोटे भाई से लड़ाई हो जाए तो उसके साथ बैठकर एक कमरे के अंदर चाय भी नहीं पी जाती है अपनी नाराजगी को दिखाने के लिए। लेकिन राज्यसभा चुनाव के अंदर अपनी धुर विरोधी कही जाने वाली जिस भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के समर्थक कैंडिडेट को आपने वोट दिया, क्या आपको लगता है कि आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं और कैडर के अंदर ही उसका नेगेटिव संदेश जाएगा? या तो समर्थन दें तो खुलकर दीजिए, और विरोध कर रहे हैं तो खुलकर दीजिए। दरवाजे के सामने कुछ और, दरवाजे के पीछे कुछ और। कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियां जो हैं वो भी उसे मुद्दा बना रही हैं। केशव जी, हम ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ऐसी संस्कृति में पले हैं जहां अगर किसी के पिताजी के ऊपर किसी ने एहसान किया होता है और बच्चे को अगर उतारने का मौका मिलता है तो वो स्वाया करके उतारता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के ऊपर एक एहसान था जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने स्वीकार किया। पार्टी की रणनीति मैं उसे सही या गलत नहीं कह रहा, लेकिन अपने वोटर तक आपको लगता है आप ये मैसेज कन्वे करवा पाएंगे? ओंकार जी, उसी पर आ रहा हूँ। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने बहुत मजबूती से स्वीकार किया कि मेरे पिताजी के ऊपर इन्होंने मनु शर्मा जी के एहसान थे, जिस वजह से इनको चुप कराइए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए प्लीज, राष्ट्रपति के चुनाव में इनको चुप कराइए। पूछता हूँ केवल जी, मैं पूछ रहा हूँ, मैं मुद्दे दर मुद्दे बात कर रहा हूँ सर। केशव जी, अभय सिंह चौटाला जी ने स्पष्ट कहा कि मैं वोट मनु शर्मा जी को सिर्फ और उनको कीर्ति शर्मा जी को सिर्फ और सिर्फ नहीं मानने मैंने चौटाला साहब ने जो कुछ कहा था हमने सुना, उस बात को अच्छे से समझा भी। ठीक है, पार्टी की रणनीति है, उससे कोई गलत नहीं कह रहा।
उठा दिया ना। अब केवल जी आपसे सवाल पूछे, राष्ट्रपति चुनाव में आप यूपीए के साथ जाएंगे या एनडीए के साथ जाएंगे? मैं बताता हूँ। हाँ। कार्यकर्ता जो है हमेशा पार्टी प्रमुख के साथ रहता है। अगर हमारे प्रमुख के साथ ऊपर किसी ने एहसान किए हो और हमारे अभय सिंह चौटाला जी ने वो एहसान उतारने के लिए अपनी वोट दियो, हमें फख्र है, हम फख्र के साथ कहेंगे अभय चौटाला जी ने बहुत अच्छा किया। अब राष्ट्रपति चुनाव में जो हमारे प्रमुख फैसला लेंगे वो सही सोच समझ कर लेंगे। इनका ये कहना कि इनकी कोई थ्योरी नहीं है, ये सरासर गलत है। कांग्रेस की कोई थ्योरी नहीं हो सकती, बीजेपी की कोई थ्योरी नहीं हो सकती, लेकिन इनालो एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने संस्कारों और अपनी थ्योरी के ऊपर चलती है। केवल जी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आप एनडीए के साथ ही जाएंगे। देरी से जोड़ा था। आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ, चौहान साहब तुरंत आ रहा हूँ। केशव जी, ये भविष्यवाणी तो इनको क्या पता हमारे प्रमुख क्या फैसला लेते हैं, ये तो समय के भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारे प्रमुख जो भी फैसला लेते हैं वो परिस्थितियों के अनुसार और अपने संस्कारों के ऊपर जो बिल्कुल उचित ठहरता है वैसा फैसला लेते हैं। चौहान साहब के पास आता हूँ मैं। चौहान साहब रखिए अपनी बात। देखिए, मुझे समय कम मिला है, इसलिए मेरे बीच में इंटरवीन नहीं करेंगे मेरे मित्र तो आनंद आएगा, और मैं केवल इनके सवालों के जवाब दूंगा। आज हमारे साथी इनेलो के प्रवक्ता कह रहे थे हम एक हैं, हम बढ़ेंगे। एक से अनेक हो जाने की कामना, ये अच्छी कामना है, हम सबको करने का अधिकार है और प्रजातंत्र में तो बिल्कुल है। हम भी कभी बहुत कम संख्या में थे, हम बढ़ करके अनेक हुए हैं और सबसे ज्यादा हो गए हैं। ये भी एक से अनेक होने की इच्छा रख सकते हैं, इनका राइट है, परंतु एक से अनेक होने के लिए जनता सामने आना पड़ेगा। आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है मेरे मित्र, आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, आप हमें शिक्षा ना दीजिए। आपका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है सारी दुनिया जानती है, देखिए हमें ना शिक्षा दीजिए, आप बीच में मत बोलिए, शिक्षा ना दीजिए, अपनी बात कीजिए, अपनी बात। ओंकार जी देखिए, उनके सवालों का जवाब आपने दिया है, अब आपके सवालों का जवाब वो दे देंगे, मैं फिर वापस आपके पास आ जाऊंगा। तो ऐसे अच्छी डिबेट चलेगी, ऐसे अच्छी डिबेट चलेगी। केशव, मैंने चुपचाप सुना, सब बात करें, हमारी बात ना करें। सर आप भी तो सबकी बात कर रहे थे ना, ये अपनी बात आपकी बात में कैटेगराइजेशन नहीं होता। कुछ भी बोल रहे थे, अगर आपको लग रहा है कि वो गलत बोल रहे हैं तो मैं आपको मौका दूंगा उसे ठीक करने का, ओंकार जी प्लीज, लेकिन उनकी बात सुन लेते हैं, वो इंटरप्शन नहीं कर रहे थे आपके बीच। चौहान साहब रखिए अपनी बात, फिर मैं जवाब भी लूंगा उनसे। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता इस उम्मीद में हरे हरे हो रहे हैं कि इनकी वृद्धि होने वाली है, इनका विस्तार होने वाला है। मैं हरियाणा की जनता का मानस जानता हूं, हरियाणा की जनता का मानस, हरियाणा का जनमानस, जन सामान्य, वो इनसे दूर इसलिए हुआ था कि ये गुंडागर्दी के प्रतीक बने। अब भी इनके नेता चौधरी फिर इल्जाम लगा रहे हैं, फिर मेरे को बीच में बोलना पड़ेगा भाई, जो ये हमारे पे कह रहे हैं उस वक्त ये भी हमारे साथी थे, उस सरकार में ये भी हमारे साथी थे, ये सहयोगी थे हमारे में। 2004 में जो बीजेपी के साथ सरकार थी वो इन्हीं के साथ थी। संयम रखो ना। अरे केशव, मेरी बात पूरी होने दे रही है, ठीक है, मैं पूरा कहूंगा ना, उसके बाद अरे बौखला लेना बात, मेरी बात पूरी होने के बाद जो मर्जी कह लेना। ठीक है ओंकार जी, मेरी बात पूरी होने के बाद कुछ भी कह लेना। गुंडों, आपके बारे में मैं ये कह रहा हूं कि इनके नेता चौधरी अभय सिंह, इनके नेता चौधरी अभय सिंह अब भी, केशव, इनके नेता चौधरी अभय सिंह अब भी सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि इनकी सरकार कभी आई तो ये मेरिट को फाड़कर जोहड़ में फेंक देंगे और केवल इनके कार्यकर्ताओं को नौकरी देंगे। पहले मेरिट फाड़ने का नतीजा भुगत रहे हैं, परिवार फटने का नतीजा भुगत रहे हैं, लेकिन अब भी कह रहे हैं कि हम तो मेरिट फाड़ेंगे। रुक जाओ ना यार, अपनी बारी में बोलने का ना आपको मौका मिला, जितने पेपर करवाए आपने सारे लीक हुए। रुक जाओ, सारे पेपर लीक हुए, सारे। बदतमीजी है ये, अगर आप मेरी बात में बोलते हैं तो। आपके सारे पेपर लीक हुए हैं, मेरा हक है भाई, बंद करने वालों। ओंकार जी, मैं देखिए, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ सर, मैं मौका दूंगा सभी को जवाब देने के लिए ना। चौहान साहब ठीक है, जल्दी से पूरा कीजिए, फिर मैं तुरंत जवाब दूंगा। इनको भी बोलिए, मैं रह के बात। ठीक है भाई साहब, मेरी बात शुरू नहीं होती है, बीच में बोलते हैं। ठीक है चौहान साहब, उनको जिन शब्दों से आपत्ति है मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप प्लीज वो शब्द ना बोलें, ठीक है ना, रखिए अपनी बात। मैं ये मेरे साथ गुंडागर्दी ना करे, मैं विनम्रता से अपनी बात रखूंगा। मैं कांग्रेस पे जा रहा हूं।
राजकुमार जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेंथ्स हैं, कमजोरियां भी होंगी, हम स्वीकार कर सकते हैं हमारी कोई कमजोरियां, तो हम उनको दूर करने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन हकीकत हरियाणा की और लगभग समूचे देश की ये है कि भारतीय जनता पार्टी, उसके लीडर नरेंद्र मोदी, हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री कमोबेश सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। एक, हम अलोकप्रिय नहीं हैं और हमारे विरोधियों में से कोई भी हमारे सम्मुख खड़े होने जितना लोकप्रिय नहीं है। हम अपने काम के दम पर सत्ता में आए, परफॉर्मेंस के दम पर, काम के दम पर रिपीट हो रहे हैं, आगे भी रिपीट होंगे। इनका संकट ये है हमारे विपक्षियों का, और खासतौर पर कांग्रेस का, न नेता है, न नियत है, न नीति है, केवल और केवल रुदाली है। इन्होंने राष्ट्रवाद पर एक बात कही है, मैं उसका उत्तर देना बहुत जरूरी समझता हूं। केवल ढींगड़ा, आपके लिए राष्ट्रवाद कोई खराब शब्द हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्रवाद, राष्ट्र, भारत माता की जय, वंदे मातरम विचारधारा के आधारभूत बिंदु हैं। इसलिए राष्ट्रवाद भारत में है, रहेगा, आगे भी चलेगा। एक आपने कम्युनलिज्म फैलाया। एक मिनट रुक जाओ भैया, रुक जाओ, अपनी बारी में ट्रेडमार्क नहीं है तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं। भारत माता की जय हमारी। ढींगड़ा जी कहते हैं कि हमने, रुक जाओ, अरे लाठी आपका ट्रेडमार्क है गुंडागर्दी। मेरी बात पूरी हो लेने तो फिर कह लेना। इन्होंने कहा कि हम कम्युनल हैं। कम्युनल क्या होता है केशव? जो किसी एक संप्रदाय विशेष का पक्ष ले और समान दृष्टि से सबको न देखे। कांग्रेस पार्टी देश के बहुसंख्यक समाज, देश के अधिसंख्य समाज के आराध्य श्री राम के मंदिर का विरोध करने को, राम सेतु को तोड़वाने को और हिंदुओं को आतंकी कहने को अगर धर्मनिरपेक्षता मानती है, तो ऐसी धर्मनिरपेक्षता को हिंदुस्तान की जनता फाड़ के फेंक चुकी है, उखाड़ के फेंक चुकी है। धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता का अर्थ होता है सबको समान दृष्टि से देखना। नरेंद्र मोदी जी ने सबको समान दृष्टि से देखकर दिखाया है, काम करके दिखाया है। बहुसंख्यकों का खुलेआम निरादर करोगे और संप्रदाय विशेष की पीठ पर बैठकर देश को गाली दोगे, शहीदों को गाली दोगे, तो केवल ढींगड़ा ठोके जाओगे। और कितना भद्दा शब्द प्रयोग किया केशव, एक वाक्य और कह लेने दीजिए। केवल ढींगड़ा भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के चक्कर में कहते हैं फौजी मारे गए। केवल ढींगड़ा, कांग्रेस पार्टी सुन लो, इस देश में कोई सैनिक शहीद होता है, मरता नहीं। सैनिक तो शहादत के बाद अमर होता है। मरने के शब्द का प्रयोग देश के दुश्मन करते हैं, पाकिस्तान करता है, और हम आतंकियों और पाकिस्तानियों के लिए करते हैं। मेरा सैनिक शहीद होता है, ये मेरी सेना मेरे देश के बारे में, मेरे राम के बारे में उल्टा सुल्टा बोलने वाले लोग, इनकी कामना से, इन गिद्धों मैं हरियाणा पर वापस लौट रहा हूं, नहीं उजड़ेगा। मैं हरियाणा पर वापस लौट रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी, मैं हरियाणा पर आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के उपवन में एक मजबूत कमल खिलाए हुए है। आने वाले दिनों में और अधिक मजबूती से कमल खिलेगा, और इनके पास रुदाली आज है, कल को भी ये रुदाली ही करते नजर आएंगे। केशव, मैं अनुभव के आधार पे कह रहा हूं, मैं धरातल की बात कह रहा हूं। ठीक है, ये मैं जवाब दूंगा आपसे ना, कुछ भी पाले, ठीक है चौहान साहब, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धरातल हमारा है, ग्राउंड पर हम हैं, हमारा संगठन है, हमारी परफॉर्मेंस है। ठीक है, केवल जी ने अनइंटरप्टेड सुना है आपको। मैं केवल जी से जवाब लेता हूं, और फाइनल कमेंट भी केवल जी साथ साथ जोड़ दीजिएगा। 1-1 मिनट का समय सभी को दूंगा, ज्यादा समय मिल पाएगा इसलिए। केवल जी रखिए अपनी बात। पूछिए इनसे कम्युनल होने का मतलब क्या होता है। केवल जी रखिए अपनी राम का विरोध, अगर राम का विरोध करना, अगर धर्मनिरपेक्ष। ठीक है चौहान साहब, देखिए वो बीच में नहीं बोल रहे थे, वो सुन रहे थे बहुत अच्छे से ना, तो आप भी अब सुनिए उनकी बात। नहीं चलेगी भारत में ठीक है केवल जी, ये अधर्म है। ठीक है चौहान साहब, तुम झंडा उठाए घूम रहे हो। ठीक है चौहान साहब, मैं पूछ लेता हूं केवल जी। देखिए, देश की आजादी में किसने भाग लिया? कांग्रेस पार्टी ने। देश आजाद किसने कराया? कांग्रेस पार्टी ने। राम के विरोधियों आजादी की लड़ाई, खुद को धर्मनिरपेक्ष कहोगे? एक सेकंड, अभी अब रुक जाओ।
चौहान साहब उनको सुन लेते हैं ना। सैनिकों को उनके मरने की कामना करने वालों, सत्ता में आने का सपना देखते हो। सुनिए चौहान साहब सुन लेते हैं। मैंने केशव जी कहा पटेल वर्सेस नॉन पटेल, पटेल भी हिंदू, नॉन पटेल भी हिंदू। मैंने कहा मराठा वर्सेस नॉन मराठा, मराठा भी हिंदू, नॉन मराठा भी हिंदू। मैंने कहा सिख वर्सेस नॉन सिख, सिख भी हिंदू, नॉन सिख भी हिंदू। मैंने कहा जाट वर्सेस नॉन जाट, जाट भी हिंदू, नॉन जाट भी हिंदू। क्या कर रहे हैं ये लोग, किस तरह से ये बात कर रहे हैं। मैंने कहा इन्होंने कॉम्युनल देश को बांटा, इनको समझ में नहीं आया। मराठा वर्सेस नॉन मराठा, मैंने इसीलिए जिक्र किया। राम का विरोध करना, राम का विरोध करना, राम का विरोध करना, राम का विरोध करना पंथ निरपेक्षता है। इन लोगों का काम है। ढींगड़ा जी, राम से चिढ़ क्यों है? चौहान साहब गलत बात है। देखिए वो बहुत अच्छे से सुन रहे थे आपको। आज केवल जी कितने ठंडे होकर सुन रहे थे आपको। आप सुनिए उनकी बात को। चौहान साहब जवाब ले लूंगा वापस में। हाँ केवल जी बोलिए। अब रुक नहीं रहे। देखिए अपनी बारी में रोकने की बात करते हैं और खुद रुकते नहीं। रुकिए चौहान साहब सुनिए। बीजेपी एक ऐसी दीमक पार्टी है जिसने छोटी छोटी पार्टियों से जितनों से संबंध बनाए, चाहे उसमें आईएनएलडी हो, चाहे पीडीएफ हो, चाहे दूसरी पार्टियां हो, जितनी भी पार्टियां होंगी सभी को खा गई दीमक, सभी को चाट गई दीमक। चलिए ये ठीक है, बीजेपी दीमक, ठीक है। ये बीजेपी एक ऐसी दीमक की पार्टी है। राजकुमार जी के पास आ रहा हूं मैं। दूसरी बात सुनिए। ठीक है केवल जी जल्दी रखिएगा बात, क्योंकि समय बहुत कम है मेरे पास। भारत के अंदर एकता यात्रा, सुन लीजिए, हम भारत जोड़ो एकता यात्रा शुरू करने जा रहे हैं और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी यात्रा शुरू होने जा रही है। और 370 का विरोध करने जा रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी 370 का विरोध करके राजकुमार जी के पास आ रहा हूं मैं राजकुमार जी के पास आ रहा हूं। चौहान साहब प्लीज फाइनल कमेंट ले रहा हूं, वैसे बारी नहीं आ पाएगी लोगों की। ठीक है केवल जी, राजकुमार जी के पास आ रहा हूं। हमारा कार्यक्रम विपक्ष आपके समक्ष भी चल रहा है। ठीक है, वो भी हम लोगों के बीच। ठीक है सर, ठीक है सर। राजकुमार जी फाइनल कमेंट। केशव जी मेरा एक विनम्र अनुरोध है सभी से जी कि अगर देश और प्रदेश के मतदाताओं ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा या मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भाजपा में विश्वास जताया है तो मतदाता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए। इसी मतदाता ने कभी आप में विश्वास जताया तो आपकी सरकारें बननी चाहिए। दूसरी बात, मुद्दे हर राजनीतिक दल अपनी सुविधा से उठाता है, अपनी रणनीति के मुताबिक उठाता है। उसके चलते आने वाले जनादेश को लेकर के मतदाता के विवेक पर सवाल उठाना मुझे लगता है अच्छी बात नहीं। तीसरी बात, भाजपा की कमियां गिना देने से कांग्रेस का कल्याण नहीं होगा। कांग्रेस को अपना घर ठीक करना पड़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर आपको कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाने की भी जरूरत है। हरियाणा में आज भी कांग्रेस कितने गुटों में बटी। जब तक आप अपना घर ठीक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। लोकतंत्र में सरकार मजबूत भी जरूरी है और पक्ष का मजबूत होना भी जरूरी है। ठीक है, और ये काम तो लोगों को खुद करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर। ओंकार जी रखिए अपनी बात, फाइनल कमेंट। के लिए बीजेपी किसी से भी गठबंधन कर सकती है। आप हरियाणा में ले लीजिए, इन्होंने जेजेपी से गठबंधन किया। जो चुनाव से पहले कहते थे हम इनको यमुना पार पहुंचा के आएंगे, तो चुनाव से पहले कहते थे कि ब्याह खट्टर का और फोटो मोदी की, जो चुनाव से पहले कहते थे मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है। इन्होंने सिर्फ सत्ता सुख पाने के लिए जेजेपी से गठबंधन किया। जम्मू कश्मीर में इन्होंने किससे गठबंधन किया? ठीक है सर, मुफ्ती से गठबंधन चौहान साहब किया। जल्दी से आज लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र में राजा जनता पैदा करती है, 20 सेकंड पेट से पैदा नहीं होता। ठीक है, ये जो बीजेपी पार्टी है ये एक मौका प्रस्त पार्टी है। मौके के अनुसार अपना किसी से भी गठबंधन कर सकती है। हरियाणा में जेजेपी से गठबंधन, ठीक है, इस बात का चौहान साहब जल्दी से, समय बहुत कम है, केवल 20 सेकंड। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जोड़ो का आंदोलन चला रहे हैं या यात्रा चला रहे हैं, वे कश्मीर और शेष भारत में अलगाव के लिए 370 अनुच्छेद को वापस लाने की बात कर रहे हैं। जो भारत जोड़ो का नकली आंदोलन या यात्रा निकालने चले हैं, वे हिंदू को, हरियाणा पर, हमारे आराध्यों को गाली देने वालों के हरियाणा पर हैं। टुकड़े टुकड़े कश्मीर में और चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, डॉक्टर चौहान, केवल ढींगरा जी, ओंकार जी, राजकुमार सिंह जी।
इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए समय की पाबंदी है, घड़ी की सुई इशारा कर रही है। इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।